अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मैश एनालिसिस सीख रहे होंगे एसी सर्किट्स का। हम लोगों ने लास्ट की वीडियोस में नोडल एनालिसिस देखा था, एग्जाम्पल 10.1 10.2 सॉल्व करी है। अब हम इस वीडियो में 10.3 सॉल्व कर रहे होंगे हमारी बुक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय अलेक्जेंडर से। सही है। अब देखिए हमें कहा गया फाइंड आई नॉट यूजिंग मैश एनालिसिस। पहले तो अपने सर्किट में देख लिया करें कि वो चीज मौजूद किधर है। तो आई नॉट मेरे पास ये रहा, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ठीक है। और आपको इसको मैश एनालिसिस के जरिए निकालना है, मतलब कि आपको यहाँ पे 3 मैश यहाँ पे मौजूद है और इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब इसमें इन्होंने हमें करंट की डायरेक्शंस खुद मार्क करके दी है। सही है। तो इनके हिसाब से जो I2 है ना वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो I2 जो अब हम आंसर निकालेंगे उसको उल्टा कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो वो I नॉट के बराबर आ जाएगा। अगर हम इन तीनों मैश को अपनी मर्जी से मार्क करते तो हम तीनों को ऐसे भी कर सकते थे मार्क, ताकि I2 और I नॉट की सेम डायरेक्शन हो जाए और I2 का आंसर ही I नॉट का आंसर होता। सही है। मगर ऐसा नहीं है, उन्होंने हमें करके दिया तो हम उसके हिसाब से करेंगे। अब देखें, जिस तरीके से हमने ये देखा था कि नोडल एनालिसिस में हमारे पास 2 मेथड्स हुआ करते थे, एक शॉर्ट ट्रिक होती थी और एक ओरिजिनल मेथड होता था। सही है। और मैंने अपनी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में शॉर्ट ट्रिक करी थी, तो पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाया आपको, फिर ओरिजिनल मेथड से। मैश में भी यही होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है और ओरिजिनल मेथड होता है। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पुरानी वाली शॉर्ट ट्रिक करी हुई है। हम पहले मैश की शॉर्ट ट्रिक करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग ओरिजिनल मेथड करेंगे। मगर दोनों ही मेथड में एक चीज है, वो ये कि जब आपके पास करंट सोर्स लगी हुई होती ना, तो आप चेक करते हो कि वो करंट सोर्स 2 मैशेस के दरमियान है या वो एक ही मैश में आ रही है। ये देखिए, ये वाली जो करंट सोर्स है ना, ये एक ही मैश में आ रही है, मतलब कि यहाँ से कोई और मैश इससे लिंक्ड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और मैश होता तो मैं ये कहती कि ये 2 मैशेस के दरमियान है। और जब भी मेरे मैश एनालिसिस के अंदर मेरी करंट सोर्स 2 मैशेस के दरमियान होती है तो वो सुपर मैश का केस बनता है, जैसे सुपर नोड का केस बना था लास्ट वीडियो में। सही है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक मैश के दरमियान है। तो इस मैश की आप लोग इक्वेशन नहीं बनाते, I3 की इक्वेशन नहीं बनाएंगे, बल्कि I3 डायरेक्टली बराबर हो जाएगा 5 एंगल 0 के। और I3 की जो डायरेक्शन है ना वो भी 5 एंगल 0 की तरह ही है, तो आपने माइनस से भी मल्टीप्लाई नहीं कराना इसको। तो ये एक चीज आपने शॉर्ट ट्रिक में भी याद रखनी है और ओरिजिनल मेथड में भी याद रखनी है कि आपने मैश 1 और मैश 2 की ही इक्वेशन बनानी है बस। सही है। तो अब हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से मैश 1 की इक्वेशन बना रहे हैं। अब देखिए, इक्वेशन शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए सिंपल हर एलिमेंट को देखते जाएं और वोल्टेज किसके बराबर होता है, I इंटू आर के। तो I इंटू आर के फॉर्म में बनती है ये इक्वेशन। अब पहला एलिमेंट देखें, पहले मैश में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3। ठीक है। अब सबसे पहले 8 को देखें। 8 जो है ना वो 2 मैशेस के दरमियान नहीं है, 8 सिर्फ अकेले 1 के अंदर आ रहा है, I1 के अंदर आ रहा है। तो I1 जो है वो 8 से गुजर रहा है। सिंपल ये हो जाएगा 8 इंटू I1। I इंटू आर की फॉर्म लगाई है मैंने, बस और कुछ नहीं किया। बीच में आप हमेशा प्लस की साइन लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक में। सही है। दूसरा एलिमेंट देखिए J10 है। अब क्योंकि ये साइनोसॉइडल करंट की रुकावट है तो डीसी में हम लोग रेजिस्टेंस कहते थे, यहाँ पे हम लोग Z कहते हैं, हर वो चीज जो करंट को रोके। सही है। तो जो Z की जो भी वैल्यू है आपके पास वो आप लिख दो एज इट इज। ठीक है। और फिर जिस मैश की आप इक्वेशन बना रहे हो उसके करंट को आप पॉजिटिव में लिखो, और जो अगला मैश उस एलिमेंट से कनेक्ट है, ठीक है, उसका करंट को आप नेगेटिव में लिखो। ये देखो, ये भी I इंटू आर की फॉर्म ही बनी है, ये पूरा करंट ही है। और ये R मतलब रेजिस्टेंस रुकावट, या Z अगर हम AC की बात करें, है ना, तो ये वही फॉर्म है। सही है। फिर आप वापस से प्लस की साइन लगाओगे, प्लस की साइन लगाओगे। अब ये -J2 वाला एलिमेंट है, तो -J2 वाला एलिमेंट एज इट इज लिखो ब्रैकेट में, I1 को प्लस में लिखो क्योंकि मैश 1 की इक्वेशन बना रहे हो। फिर I2 से कनेक्टेड है वो, तो I2 नेगेटिव में लिखो इक्वल टू 0। यही सेम काम आपने मैश 2 के साथ करना है। मैश 2 के साथ भी कर लेते हैं। मैश 2 में कितने एलिमेंट्स है, 1 2। अब मैं दूसरे वाले हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -J2 4 ओम्स, और ये वाला एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है टोटल मैश 2 में। तो सबसे पहले नीचे वाला -J2 देखें, -J2। ठीक है। और क्योंकि आप मैश 2 की इक्वेशन बना रहे हो अब, तो उसका करंट पॉजिटिव में आएगा, और मैश 1 से कनेक्टेड है ये वाला, तो उसका करंट नेगेटिव में आएगा। बीच में हमेशा प्लस की साइन, फिर ये ऊपर वाला J2 लिखो, माइनस का J2। मैश 2 की इक्वेशन बना रहे हो तो उसका करंट पॉजिटिव में आएगा, और अगला मैश कौन कनेक्ट है इससे, I3, तो I3 नेगेटिव में आएगा। बीच में प्लस की साइन आएगी। 4 ओम से सिर्फ I2 गुजरेगा, ये 2 मैशेस के दरमियान नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू I2।
और यहाँ से जब आपका I2 का करंट देखो, I0 को अभी इग्नोर कर दो, आपका टारगेट है अभी I2 निकालना। I2 जो निकालोगे उसको नेगेटिव करोगे तो I0 आएगा, सही है। तो I2 के ऊपर अपना मेन फोकस रखो। I2 पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे I0 को देख रहे होंगे और वो देखेंगे I0 नेगेटिव से एंटर कर रहा है तो नेगेटिव की साइन लगाएंगे, जबकि आपको I0 को अभी नहीं देखना है इस स्टेज पे। अभी आपका फोकस है I1, I2, I3, ठीक है। तो I2 आपके पास ऐसे चल रहा है तो वो पॉजिटिव से एंटर करेगा ऊपर से, तो ये प्लस का 20 एंगल 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि हर चीज मुझे जे में दिख रही है तो ये एंगल 90 वाली चीज कहीं दिख नहीं रही, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको कि एंगल 90 का बराबर होता है जे के बराबर होता है, सही है। तो 20 जे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन के आ गई। मगर एक बात बताएं, मैं यहाँ से I1, I2, I3 निकाल सकती हूँ? I3 की तो नीड ही नहीं क्योंकि I3 तो पहले ही निकल के आया हुआ है। क्या मैं यहाँ से I1, I2 निकाल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन उस फॉर्म में है ही नहीं कि मैं इसके ऊपर क्रेमर्स रूल लगाऊं। तो आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे मैं नीचे कर रही हूँ, देख लो 8I1, ठीक है। ये जो I3 है, I3 इसकी जगह आएगा 5 एंगल 0, पुट करो। क्योंकि देखो दो इक्वेशंस है और 3 अननोन है, आप निकाल नहीं सकते। दो इक्वेशंस में I1 और I2 ही अननोन हो सकता है, I3 आपको पता है पहले से, ठीक है। तो दो इक्वेशन से आप I1, I2, I3 तीनों चीजें नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैंने I3 को रिप्लेस कर दिया है। अब देखें ये हो जाएगा प्लस का J10 को I1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये हो जाएगा J10 I1, और जब J10 को मैं 5 एंगल 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो देखो 5 10 द 50 हो जाता है, ठीक है। बीच में कौन सी साइन आएगी? माइनस की, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 5 10 द 50 हो जाएगा और J एज इट इज आ जाएगा, एंगल 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंप्लीफाई किया। अगर आप लोगों ने नोडल वाली सिंप्लीफिकेशन देखी है तो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े से सॉल्व करने आ गए होंगे, ठीक है। प्लस का अब प्लस नहीं लगाऊंगी मैं, यहाँ पे माइनस लगाऊंगी क्योंकि ये माइनस है ना J2 के साथ, तो माइनस हो जाएगी हर चीज। तो माइनस का J2 इंटू I1 हो जाएगा ये, फिर माइनस J2 का और माइनस I2 का प्लस होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, J2 I2 हो जाएगा इक्वल टू 0, सही है। अब एक बात बताओ, ये जो 50G है ना, इसमें ना तो I1 आ रहा है ना तो I2 आ रहा है, सही है। तो ये एज अ कांस्टेंट है तो ये दूसरी साइड पे जा सकता है। तो आप 50J को डायरेक्ट दूसरी साइड पे ले जाओ, माइनस का था इधर, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा 50J, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का J2 I1, सही है। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे I1 को कॉमन निकालो, सही है। I1 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ से I1 कॉमन आ गया, 8 रह गया, ये हो गया 8। I1 कॉमन निकालो, J10 रह जाएगा इधर, प्लस का J10, यहाँ पे I1 कॉमन निकला तो माइनस का J2 रह गया, प्लस का यहाँ पे देखो I2 को कॉमन निकालो, J2 रह जाएगा बस, जब आप I2 को कॉमन निकाला। दूसरी साइड पे 50J मौजूद है। यह आपके पास इक्वेशन ए निकल कर आ गई है। आपने सिंप्लीफाइड किया है पूरे हद तक। यही सेम सिंप्लीफिकेशन आप किसके साथ करोगे? इक्वेशन 2 के साथ करोगे। अब मुझे लगता है कि हमें सिंप्लीफिकेशन आ चुकी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में बता दिएगा, ठीक है। इसको जब आप बिल्कुल सेम तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा I1 ब्रैकेट में J2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का I2 माइनस का 4J प्लस 4 इक्वल्स टू 30 एंगल 90 आ रहा होगा जब आप उसको 30 एंगल 90 को J में लिख देंगे तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। या आपके पास इक्वेशन बी आ गई। एक दफा इक्वेशन ए और बी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। अब आपको इसके ऊपर क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है, तो अब हम क्रेमर्स रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने 10J और माइनस का 2J लिखा हुआ था, तो आपने उसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपके पास 8J आ जाएगा। इसी तरीके से शायद मैंने 30 के साथ माइनस लिखा था या नहीं लिखा था, देख लेगा, ये माइनस का 30J है। जब आपके पास इक्वेशन ए और बी इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, आपने क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। क्रेमर्स रूल के लिए आप सिंपल I1 के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो लिखेंगे, नीचे जो I1 के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है वो इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे। कहीं ऐसा ना हो नीचे वाली इक्वेशन में पहले आपने I2 को कॉमन निकाला हो तो आप I2 का कांस्टेंट लिख दें, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप I2 का कांस्टेंट लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे I2 का कांस्टेंट इसी के नीचे लिखेंगे,
ये 4 माइनस का 4j भी लिखा जा सकता है जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। I1 और I2 हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी साइड पे हो जाएगा 50j माइनस का 30j। ये कोई बंदा 50 एंगल 90 या माइनस 30 एंगल 90 करके लिखता है, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो बस जब भी माइनस करते हैं ना तो माइनस और 30 एंगल 90 ऐसी चीज कैलकुलेटर में लिखा करें, फिर जो आंसर आ रहा है ना वो लिखा करें इधर, सही है। तो ये एक चीज है थोड़ी सी, कहीं कभी ना कभी आंसर जो है वो थोड़े से डिफरेंट भी हो जाते हैं, तो हर चीज को कैलकुलेटर से वेरीफाई करें। अब हमने क्रेमर्स रूल कैसे अप्लाई करना है, मुझे मेरा टारगेट I2 था क्योंकि मुझे I0 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे I2 ही निकालूंगी। I2 हम लोग कैसे निकालते थे, डेल्टा 2 ओवर डेल्टा करके निकाल सकते हैं, सही है। डेल्टा कैसे निकालेंगे, देखें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 8 प्लस का 8j को आप मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 4j प्लस 4 से, बीच में माइनस की साइन लगाएंगे, J2 को मल्टीप्लाई कराएंगे J2 से, आपके पास डेल्टा का आंसर आ जाएगा। ये पूरी चीज आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करनी है, 68 आंसर आ रहा होगा, सही है। इसी तरीके से डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। डेल्टा 2 निकालने के लिए आपको दूसरे कॉलम को रिप्लेस करना है इस वाले कॉलम से, ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है 50j माइनस का 30j। तो अब आप डेल्टा 2 के लिए सिंपल क्या करेंगे, 8 प्लस का 8j को मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस का 30j से, फिर माइनस की साइन लगाएंगे, 50j को मल्टीप्लाई करा देंगे J2 से, डेल्टा 2 का आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास करंट का आंसर आ रहा होगा जो कि होगा 6.12 एंगल माइनस 35.22 एम्पियर। मगर आपका I2 I0 का आंसर नहीं है, आपका मेन टारगेट क्या था इस सवाल में, आपको I0 निकालना था। तो आप I0 कैसे निकालोगे, आप इसको I0 निकालते वक्त ये मत कर लेना कि इसको आप नेगेटिव माइनस 612, आपने मतलब ये नेगेटिव सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के साथ लगाया है, ये चीज गलत है। आप कैलकुलेटर में रखो माइनस और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज लिखो 6.12 एंगल माइनस 35.22, तो इसका कुछ एंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि फिर वो हमने फेजर्स में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे ना ये कॉस की फॉर्म में होता है, फिर आप जब माइनस लगा रहे हैं तो मतलब आप माइनस कॉस समथिंग कर रहे हैं, फिर वो वापस उसको कॉस में चेंज करेगा तो इसके एंगल में तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। तो ये I0 का जो आंसर आएगा ना आपके पास 6.12 एंगल 144.78 आएगा। तो ये एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, ये कॉन्सेप्ट था और यही वजह थी कि उन्होंने हमें उल्टी डायरेक्शन दी हुई थी, सही है। तो भाई देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा याद करें, फेजर में हम लोग ये जो फॉर्म लिखते हैं ना फेजर की, ये कॉस में लिखते हैं। अब आप जब इसके साथ माइनस लगा रहे हैं ना पूरी चीज के साथ, मतलब क्या आप माइनस 6 पॉइंट कुछ हो रहा है, मतलब वो माइनस कॉस बन गया, और माइनस कॉस की फॉर्म में तो हम फेजर नहीं लिखते थे, तो आपने उसको फिर से जब प्लस कॉस में बदला तो इसका एंगल चेंज हो गया। तो ये थोड़ी चीज थी जो आप लोग फेजर वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ी याद रखनी है, जिन्होंने चैप्टर 9 की वीडियो सही से देखी है उनको समझ में आ रही होगी ये चीज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो गया है। अब हम इसको ओरिजिनल मेथड से देख लेते हैं। अब देखिए ओरिजिनल मेथड के लिए हमें सिंपल क्या करना होता है कि आपको ना हर एलिमेंट के ऊपर वोल्टेज मार्क करना होता है, सही है, और आपको अपने पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन देखनी होती है। अब अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे ना I3 I1 और I2 को मिटा रही हूँ, इसकी एक रीजन है क्योंकि मैं अभी पूरे सर्किट में करंट का फ्लो देखना चाह रही हूँ कि मेरे करंट का फ्लो क्या है, सही है, हर मैश का फ्लो नहीं, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो। तो मैं कुछ ये कह रही हूँ कि मेरा करंट यहाँ से ऊपर बना, यहाँ से कुछ ऐसे गया, फिर कुछ नीचे चला गया होगा और फिर कुछ आगे चला गया होगा। जो आगे गया वो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, फिर वो कुछ ऊपर चला गया और यहाँ से कुछ आगे चला गया, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ से करंट नीचे आ रहा था ना वो यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से दोनों मिलकर 5 ऊपर से 5 एंगल 0 से आगे निकल गए। तो ये मैंने पूरे सर्किट में करंट की फ्लो बना दिया है। अब क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है कि हर एलिमेंट के ऊपर वोल्टेज मार्क करना है, ठीक है, और सिर्फ वोल्टेज ही नहीं उनकी पोलैरिटीज भी मार्क करनी है, ठीक है। तो उसकी पोलैरिटीज मार्क करने के लिए देखें, इसको मैं V1 कह देती हूँ, नीचे से मेरा करंट आ रहा है तो नीचे पॉजिटिव होगा, इसकी पोलैरिटी ऊपर नेगेटिव होगी। इसी तरीके से J10 में देखें, J10 में V2 बोल रही हूँ, मेरा करंट राइट से आ रहा है तो राइट में पॉजिटिव होगी और साइड में नेगेटिव होगी, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए -J2 में ऊपर से आ रहा है तो V3 बोल दिया मैंने, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। 4 में देखें लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो V4 बोल दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अच्छा, -J2 में देखें V5 बोल दिया मैंने इसको, और नीचे से हो जाएगा, नीचे से आ रहा है तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। आपने इस तरीके से हर एलिमेंट को मार्क करना है और फिर अपने करंट का फ्लो भूल जाए, फिर अपने करंट का फ्लो मिटा दें। यह आपका ओरिजिनल मेथड है, जो लोग बहुत सारे लोग ओरिजिनल मेथड से करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को शॉर्ट ट्रिक याद है वो इसको नहीं देखें, वरना वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखें, आपने सारा फ्लो मिटा दिया, क्योंकि असल में तो मेरी जो उन्होंने डायरेक्शन बना के दी है, मुझे उसी हिसाब से काम करना है। उन्होंने मुझे कैसे डायरेक्शन बना के दी थी, I2 की ऐसे थी, I1 की ऐसे थी, तीनों सेम ही होती है वैसे तो, और I3 की ऐसे थी। I3 बराबर है 5 एंगल 0 के। अब आपने क्या करना है, सिंपल, हर आपको मैश में केवीएल लगाना है। मैश 1 में भी आप केवीएल लगाओगे, मैश 2 में भी केवीएल लगाओगे, सही है। तो मैश 1 में जब मैं केवीएल लगा रही हूँ तो देखें, इधर से मेरा करंट आ रहा है, I1 को देखिए नीचे से आ रहा है, तो पॉजिटिव V1 लिख दूंगी, ठीक है। फिर I1 मेरा आएगा इधर से V2 में नेगेटिव से एंटर होगा, तो V2 में नेगेटिव V2 लिख दूंगी। फिर यहाँ से आएगा V5 में नेगेटिव से एंटर होगा, तो माइनस का V5 लिख दूंगी, इक्वल टू 0। ये मैंने केवीएल लगाया है। अब बहुत सारे बच्चे केवीएल भी अपने मेथड से लगाते हैं, तो वो वाला आप अपना मेथड यूज कर लें, ड्रॉप वाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे I2 को देखें, I2 में जब नीचे से मेरा करंट आ रहा है तो यहाँ से V5 में पॉजिटिव से एंटर करेगा, तो मैश 2 में हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव V5। फिर मेरा I2 V3 में, V3 ये रहा, ठीक है, V3 ये रहा। V3 में मेरा करंट कहाँ से एंटर करेगा, नेगेटिव से, तो माइनस का V3। फिर V4 में पॉजिटिव से एंटर करेगा। फिर यहाँ पे जब मेरा करंट आएगा तो पॉजिटिव से एंटर करेगा इसमें 20 एंगल 90 में, इक्वल टू 0। आपने पहले इस तरीके से क्या करना है कि अपने जो मैश है उसमें केवीएल लगाना है, सही है। जब आपने केवीएल लगा लिया एक दफा, फिर आपने हर वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है, V1 V2 V3 V4 V5 हर की, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, V1 को देखो, V1 में से मेरा जो I1 है वो कहाँ से एंटर हुआ था, पॉजिटिव से एंटर हुआ था, ठीक है। तो पॉजिटिव और 8 इंटू I1 हो जाएगा मेरा, I इंटू आर होता है ना वोल्टेज की वैल्यू, तो 8 इंटू I1। V2 को देखो, अब V2 में ना दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक मेरा मैश 1 का करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि V2 मैश 1 और मैश 3 के दरमियान में, तो एक मेरा मैश 1 का करंट फ्लो कर रहा है और एक मेरा मैश 3 का करंट फ्लो कर रहा है इसमें, सही है भाई। देखें, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये देखें, ये I3 यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और I1 इधर से आ रहा है। जो मेरा I1 है वो नेगेटिव से एंटर करेगा, और जो मेरा I3 ऊपर से आ रहा है ना वो पॉजिटिव से एंटर करेगा, सही है। तो अब जो करंट आपका नेगेटिव से एंटर कर रहा है आप उसको नेगेटिव में लिखोगे जब V2 की इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। मेरा I1 नेगेटिव से एंटर कर रहा है तो I1 नेगेटिव में आएगा, I3 पॉजिटिव में आएगा, I3 माइनस I1 हो जाएगा ये। और जो एलिमेंट की वैल्यू है J10 आप वो लिखोगे। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, इसको मिटा देते हैं, सब मिटा दिया मैंने भाई। देखें, सिंपल, आपने क्या करना था, J10 के ऊपर आपने V2 मार्क किया था, V इक्वल टू IR होता है। मसला मेरा ये है, इसमें से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 का भी फ्लो कर रहा है और एक I3 का भी फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये दो मैशेस के दरमियान है। मेरा I1 का करंट यहाँ पे जब आएगा यूं तो नेगेटिव से एंटर करेगा, I3 का करंट जब यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव से एंटर करेगा, इसलिए मैंने I3 को पॉजिटिव में लिखा है, I1 को नेगेटिव में लिखा है, और J10 मेरा एलिमेंट है जो कि रुकावट है। अब अगर आपको इसको समझने में मसला हुआ है तो ये डीसी में मैश की बेसिक्स है, जिन्होंने ओरिजिनल मेथड यूज किया था उनको आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब V3 को देखें, V3 हमारे पास बराबर हो जाएगा, वो भी दो मैशेस के दरमियान है, माइनस का J2। उसमें मेरा I2 जो है वो नेगेटिव से एंटर करेगा, I3 पॉजिटिव से, तो I3 माइनस का I2 हो जाएगा। V5 में देखें, V5 भी दो मैशेस के दरमियान है, V5 जो दो मैशेस के दरमियान है I2 और I1 के दरमियान है, I2 पॉजिटिव से एंटर करेगा, इधर से आ रहा है I2, I1 ऊपर से आ रहा है नेगेटिव से एंटर करेगा। और कौन सा रह गया भाई, V4 रह गया। V4 तो बहुत ही आसान है, ये रहा ऊपर, V4 बराबर हो जाएगा, इसमें से एक ही मैश का करंट फ्लो कर रहा है I2 और वो भी पॉजिटिव से जा रहा है, यूं जा रहा है देखें, ठीक है। तो I2 इंटू 4 हो जाएगा। आपने एक दफा इस तरीके से वोल्टेजेस की वैल्यूज निकाल ली, फिर आपने सिंपल क्या करना है, इनको अपनी इक्वेशन में पुट करना है
और आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी, उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके ऊपर क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। तो अब हम ये देख लेते हैं किस तरीके से करना है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ ताकि चीज़ें आसान दिखें, थोड़ी सी मुश्किल दिख रही हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारे पास v1 की वैल्यू हो जाएगी 8i1, v2 की, अच्छा ये माइनस का साइन भी देखिएगा, v2 जब आप लिख रहे हैं ना तो ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक एलिमेंट को माइनस कर देंगे, एक को प्लस कर देंगे, -i3 -i1। ठीक है, और क्या हो जाएगा, माइनस का v5 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का j2 i2 माइनस का i1 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आ गई। मैश 2 की पुट कर देती हूँ। मैश 2 में हो जाएगा हमारे पास माइनस का j2 i1 i2 माइनस i1 माइनस का v3 की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस का j2 i3 माइनस i2, v4 की जगह आ जाएगा 4i2 प्लस का 20 एंगल 90 इक्वल टू 0। एक दफा आपने इस तरीके से इक्वेशंस लिख लिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशंस आ गई थी। आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल 8i1, ठीक है, माइनस का j10 i3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो j10 इंटू i1 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, j2 इंटू i2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो हो चुका है, मगर ये फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा i1 के, तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो j2 इंटू i1 इक्वल टू 0। आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, ये माइनस प्लस वाली चीज ना, इसको बहुत देखना है। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पे सिंपल i1 को आप कॉमन निकालेंगे, ये i3 बराबर था आपके पास 5 एंगल 0 के। जब ये 5 j10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50j हो जाएगा। कैसे पता चला, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 50j एज इट इज। 50j यहाँ पे नेगेटिव में, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 50j हो जाएगा। इसी तरीके से i1 जब आपने कॉमन निकाला तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे 8 बच गया। i1 जब कॉमन निकाला तो j10 हो गया, सही है। i1 जब यहाँ पे कॉमन निकाला तो माइनस का j2 हो गया। i2 कॉमन निकाले, i2 कॉमन निकाला तो j2 हो गया इक्वल टू 0। j10 और माइनस का j2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 8j के, तो यहाँ पे मैं 8j लिख देती हूँ। यही सेम काम आपने मैश 2 के साथ करना है। जब आप मैश 2 को सेम तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा दूसरी साइड पे माइनस का 30j, i1 के साथ आ रहा होगा 2j और i2 के साथ आ रहा होगा आपका 4 माइनस का 4j। ये आपके पास इक्वेशन ए आ गई, ये आपके पास इक्वेशन बी आ गई। आपने दोनों के ऊपर क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। क्रेमर्स रूल अप्लाई करने के लिए आप वही वाले सेक्शन पे जाएं जिसमें मैं अप्लाई कर चुकी हूँ इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर, फिर आप अप्लाई करके आंसर निकाल लें। इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल 10.3 भी हो जाएगी। अब मैं इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें और देखें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, लाजमी सॉल्व करें, पता चलेगा, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.3 मौजूद है। यहाँ पे भी आपको आई नॉट निकालना है यूजिंग मैश एनालिसिस। और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि इन्होंने आपको करंट मार्क करके नहीं दिए, तो आप इसको सिंपल खुद से मार्क कर लें, ऐसे ऐसे और ऐसे कर लें। इस तरीके से आपकी जो ये वाले करंट की डायरेक्शन है वो भी आपके करंट की जैसी हो जाएगी, और ये जो आपके वाले आई नॉट की डायरेक्शन है ये भी आपकी जैसी हो जाएगी, आपके करंट की जैसी हो जाएगी। सही है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सुपर मैश का क्वेश्चन होगा, जो कि हमारी एग्जाम्पल 10.4 है, उसको सॉल्व कर रहे होंगे।